आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने ज़्यादा कुछ थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस नहीं किया था। वी वर डिस्कसिंग सम फ्यू बेसिक थिंग्स और थोड़ा ही थियोरी डिस्कस किया था। टुडे ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद आर थियोरी। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे क्या हम लोगों ने लास्ट टाइम? एनीवन? No, sir. ओके, ये वाला पार्ट। No, no. हाँ, मतलब वी सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट, राइट? लास्ट Yes, sir. इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखा था। ओके, ये हुआ था नहीं था? ये नहीं हुआ है? सर ये हो गया है, उसके नीचे के क्वेश्चंस नहीं हुए. ओके, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट वी सपोज टू स्टार्ट, राइट? Yeah, sir. Definitely. Yeah. ओके ओके। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉरी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बड़े सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प होगा या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को और बड़ा बनाना है उसके लिए हेल्प होगा। कॉस्ट आपको मेंटेन करके चलना है, ओवर कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए, अंडर कॉस्ट भी नहीं दिखना चाहिए। तो उसको हम लोग प्रॉपरली कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगा। बहुत बार जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो काफ़ी डायनेमिक नेचर के होते हैं। लाइक वी हैव वन वेबसाइट एंड वन मोबाइल ऐप, और उसमें भी देन हम लोग वेबसाइट के ऊपर क्लाउड सपोर्ट दे रहे हैं, मोबाइल ऐप के ऊपर क्लाउड सपोर्ट दे रहे हैं। तो वो क्या हुआ, ज़्यादा यूनिक डायनेमिक नेचर हो गया, जिसके अंदर हम लोग टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अपडेट्स कर रहे हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ कोर्स अलग से हम लोगों के टॉपिक है, वो हम लोग देखेंगे। अब इफ़ यू टॉक अबाउट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है? मेंटेनेंस प्रॉपर होना चाहिए ऑफ आर सॉफ्टवेयर। टाइम टू टाइम हम लोग बग फिक्सिंग करेंगे। देन उसको अगर कहीं पे अगर परफॉर्मेंस कहीं पे डिले हो रहा है उसको हम लोग मेंटेन करेंगे। डिपेंडेबिलिटी, सिक्योरिटी, वही है। सो नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी सपोज टू स्टार्ट विद आर टुडेज टॉपिक। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको क्या दिया, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले बोला है कि एक अगर प्रॉपर अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। पहला, उसका ऑपरेशन कैसा है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे। लाइक वी हैव विंडोज़ एक्सपी, देन वहाँ से अगर मैं उसको विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 पे लेके जा रहा हूँ, दैट मीन्स ट्रांजिशन हुआ उसमें, मतलब उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें और बेटरमेंट डाल रहे हैं। ठीक है, देन मेंटेनेंस कैसा होगा। सो अगर ऑपरेशनल पार्ट देखेंगे तो ऑपरेशनल पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। आपका एक्चुअल बजट कितना है, जो फंक्शंस हम लोग डाल रहे हैं, तो सबसे पहले वो वाले फंक्शंस पे वर्कआउट करो जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा काम के हैं। ठीक है, यूजेबिलिटी। देन कम्स एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी में हम लोग बताएंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितना एफिशिएंट है, वो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया। रिस्पॉन्स टाइम कितना बेटर है, कितना स्मूथली वर्क कर रहा है, यूज़र्स के लिए वो कितना स्मूथ वे में आउटपुट या डेटा प्रोसेस करके दे रहा है। करेक्टनेस, लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फ़्लाइट टिकट्स हम लोग जब बुक करते हैं, तो सपोज़ अगर मैं बोल रहा हूँ कि आज अगर हम लोग कोई फ़्लाइट टिकट्स बुक करेंगे, तो उसका जो आपका जस्ट 1 मिनट, सॉरी गाइज। सो के पास जो ऑपरेशनल वाला जो पार्ट होगा, एम आई ऑडिबल एवरीवन? हेलो गाइज, ओके। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो पॉइंट बोला है दैट इज ऑपरेशनल वन। सो ऑपरेशनल वन में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग के पास करेक्टनेस होना चाहिए। करेक्टनेस का मतलब क्या होगा, जस्ट 1 मिनट। सो करेक्टनेस का मतलब क्या होगा कि अगर मैं फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रहा हूँ, अगर आज रात तक अगर फ़्लाइट टिकट्स जो है वो सपोज़ 2000 में मिल रहा है, और कल वो टिकट्स का सेम रेट जो है वो 3000 होने वाला है, तो अगर मैं आज रात को 11:59 को अगर बुक करता हूँ, और फाइनल ट्रांजैक्शन होते होते
सपोज 12 o'clock के ऊपर टाइम हो जाता है, 12 to 12:05 हो जाता है, देन योर सॉफ्टवेयर शुड बी अ करेक्ट वन, जहाँ पे अगर 12 के बाद में वो 2000 में ही अगर टिकट्स देता है, देन वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि आपका जो लॉजिक है वो रॉन्ग गया, क्योंकि 12 o'clock के बाद में भी वो 2000 के रेट पे टिकट दे रहा है, जिसके रेट्स बढ़ने चाहिए। और अगर आप सेकेंड सिनारियो के हिसाब से देखेंगे, सो अगर मैंने 12 o'clock के पहले बुकिंग स्टार्ट किया है तो मुझे 2000 में मिलना चाहिए, लेकिन दिस इज द मेन प्रॉब्लम। सो वो टाइम पे आपका सिस्टम शुड जनरेट अ करेक्ट रिजल्ट, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग बोलेंगे कि 11:55 से सपोज हम लोग 5 मिनट का बफर रख देंगे। सो वो टाइम पे कोई भी आ रहे हैं उनको हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे द ट्रांजेक्शन रेट माइट चेंज व्हेन यू कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन, है ना। ऐसा कुछ हम लोग एक टेम्पररी मैसेज डाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं एटीएम के ऊपर अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो सपोज इफ़ आई ट्राई टू विदड्रॉ 5000 और एटीएम के पास 2000 के नोट्स है, तो इंस्टेड ऑफ 5000 वो मुझे 4000 या 6000 दे रहा है, या 200 के नोट्स है जिसमें से एक नोट अगर कम है, तो इंस्टेड ऑफ 5000 वो मुझे 4800 कुछ दे रहा है। सो करेक्टनेस शुड बी मेंटेन। फंक्शनलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम के फंक्शन रहेंगे जो टाइम टू टाइम यूज़ हो रहे हैं वही रखेंगे हम लोग। अननेसेसरीली कोई फंक्शन अगर हम लोगों को दिखते हैं तो हम लोग उनको निकाल देंगे। डिपेंडेबिलिटी, देन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ये तो सिंपल पॉइंट्स है। देन नेक्स्ट कम ट्रांजिशनल पार्ट। तो ट्रांजिशनल में हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला पोर्टेबिलिटी आना चाहिए, है ना, कि मैं अलग अलग लोकेशन पे उसको बहुत इजीली एक्सेस कर सकूँ। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय पोर्टेबिलिटी। ऐसा नहीं रहेगा कि फिक्स प्लेस यहाँ से अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो ही एक्सेस होगा। इंटरऑपरेबिलिटी, वेदर आई एक्सेस फ्रॉम मोबाइल और लैपटॉप और साइमल्टेनियसली, दोनों के कमांड्स जो है वो टाइम पे एग्जीक्यूट होने चाहिए, और दोनों ने जो भी ऑपरेशंस किए वो बहुत प्रॉपरली बाकी सबको रिफ्लेक्ट भी होने चाहिए। रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, ऑफ कोर्स ये तो पता ही है। एंड टाइम टू टाइम न्यू प्लेटफॉर्म, अपडेटेड प्लेटफॉर्म, और जो हम लोगों के व्हाट वी से कि अपडेटेड टेक्नोलॉजी रहेगा उसको अडॉप्ट करो। मेंटेनेंस, वेरी सिंपल वन। मेंटेनेंस में मॉड्यूलरिटी होगा, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम लोग डिवाइड करके उसके बेस के ऊपर हम लोग बग फिक्सिंग, अपग्रेडेशन सब कुछ इसी के ऊपर चलेगा। मेंटेनेबिलिटी में अलग अलग टाइप्स होते हैं, आगे हम लोग समझेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए, स्केलेबिलिटी आना चाहिए। सो ये बेसिक से पॉइंट्स है, आप एक बार देख लेना। एप्लीकेशंस बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, मतलब स्टैंड अलोन एक सिंगल कंप्यूटर पे चलने वाला आपने सॉफ्टवेयर बनाया। इंटरैक्टिव ट्रांजैक्शन बेस्ड होगा, लाइक ई कॉमर्स हो गए हम लोगों के, जहाँ पे आप कुछ बाई सेल कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, दोज आर द ट्रांजेक्शन। देन नेक्स्ट कम्स एम्बेडेड सिस्टम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन वाला। बैच प्रोसेसिंग पहले यूज़ होता था। एंटरटेनमेंट के लिए भी ऑल नो कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, लाइक अगर रियल फ्लाइट, अगर कोई एक पायलट को अगर पायलट का लाइसेंस अगर मिलता है, तो वो रियल फ्लाइट के ऊपर हम लोग डायरेक्टली उनको ट्रेन नहीं कराते। जैसे अगर मुझे स्कूटी या बाइक सीखना है तो मैं डायरेक्ट रियल बाइक के ऊपर बैठूंगा। फ्लाइट या प्लेन में ऐसा नहीं होगा कि हम लोग डायरेक्ट रियल फ्लाइट में उसको बिठाएंगे, गलती हो गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत स्क्रैच आ गया चलेगा, ऐसा नहीं होता। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट कोई फ्लाइट का एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बनेगा, और वहाँ पे अगर आप क्या कमांड्स देते हो, आप वहाँ पे कैसे पैनल को हैंडल करते हो, उसके हिसाब से रियल में अगर फ्लाइट होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, उसका आपके कमांड से आपके जो ऑपरेशन है उसके क्या इम्पैक्ट होगा, वो सेम आप वहाँ पे देख सकते हो। सो वो सिमुलेशन पार्ट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग एयरबैग अगर लगा रहे हैं, तो एयरबैग में भी बहुत बार ये सेम पैटर्न होता है कि आपको अगर कार के ऊपर कितना इम्पैक्ट आने पे एयरबैग ओपन होना चाहिए, तो वो टाइम पे हम लोग सेंसर्स लगाते हैं, और वो सेंसर्स डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेंगे सिमुलेशन प्रोग्राम से, और वहाँ पे हम लोग मॉनिटर करेंगे कि कितना ज़ोर से हम लोगों ने कार के आगे इम्पैक्ट दिया और हम लोग का एयरबैग ओपन हुआ है या नहीं। तो अलग अलग टेस्टिंग चीज़ों के लिए भी हम लोग ये मॉडलिंग सिमुलेशन यूज़ करते हैं। डेटा कलेक्शन बहुत सिंपल है। एंड सिस्टम्स ऑफ सिस्टम, लाइक वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर आपके बाकी के सॉफ्टवेयर्स या जो बाकी के जो सिस्टम्स हैं वो इंस्टॉल होता है। सो वी हैव सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स। ओके, यहाँ से हम लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अब स्टार्ट होता है, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर को बनाने के अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग वेज। लाइक आप अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे कि हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर अगर देखते भी है तो आपको पता चलता है कि वी हैव बैंकिंग सॉफ्टवेयर जिसके फंक्शंस, पैटर्न, वे ऑफ वर्किंग कुछ अलग होगा कंपेयर टू फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, है ना। सो
जो भी हम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस देखते हैं, हर एक के कुछ ना कुछ अलग अलग अपने कुछ यूनिक पॉइंट्स फंक्शंस रहते हैं, एंड बेस्ड ऑन और विथ रिस्पेक्ट टू दोज यूनिक पॉइंट्स ऑफ फंक्शन इट बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल. तो अलग अलग जो मॉडल्स रहेंगे वो कौन से हैं, वो कहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे. ओके, सो वो हम लोग समझते हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोगों को अलग से डायग्राम्स दिया हुआ है. सो क्विकली विल जस्ट गो थ्रू दिस लाइफ साइकिल मॉडल. सो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम लोग प्रोसेस मॉडल भी बोलते हैं. अब अगर डायरेक्टली अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, वो एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे तो कैसे वर्क करेगा. अगर नोटपैड पे देखें हम लोगों ने एक कॉलेज सिस्टम का एग्जाम्पल देखा था. ठीक है, सो कॉलेज सिस्टम का एग्जाम्पल में देखो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. ओके, कॉलेज सिस्टम है हम लोग के पास. उसके अंदर फर्स्ट हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट मॉड्यूल. स्टूडेंट के अंदर हम लोग के पास जूनियर कॉलेज था एंड 1.2 डिग्री कॉलेज था. नाउ इन जूनियर कॉलेज वी हैव आर्ट्स. ओके, BSc IT. जूनियर कॉलेज के अंदर आएगा, डिग्री कॉलेज के अंदर आएगा ना वो BSc IT. देन सेकेंड जो आएगा साइंस और कॉमर्स सर. यस, साइंस आएगा, देन कॉमर्स आएगा. और अब ये आर्ट स्टूडेंट है, ये साइंस स्टूडेंट है और ये कॉमर्स स्टूडेंट है. अब हर किसी का जो अपना कुछ सिलेबस रहता है, जो उनको पढ़ाया जाता है वो अलग अलग रहता है. सो वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर आर्ट्स. लाइक किसी को हम लोग हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, किसी को हम लोग कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आर्ट स्पेसिफिक. सेम वे लैब्स रहेंगे, केमिस्ट्री लैब रहेगा, फिजिक्स लैब रहेगा. सो वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर साइंस स्टूडेंट. ठीक है, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैब्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स. देन सेम वे वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट. मतलब वी प्रोसेसेस मीन्स, रिमेंबर प्रोसेसेस मीन्स फंक्शंस. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हम लोगों ने जो अभी PDF में डिस्कस किया, उसके अंदर आपको एक SDLC के बारे में यहाँ पे क्या वर्ड दिया है वो देखिए. लाइफ साइकिल ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोसेस मॉडल. मतलब हम लोग के पास अलग अलग मॉड्यूल्स है, उसके सब मॉड्यूल्स है और उसके कोई ना कोई सब मॉड्यूल्स रहेंगे. और ये जो सब मॉड्यूल्स है उसमें कौन से सब मॉड्यूल के क्या प्रोसेसेस या फंक्शन रहेंगे, इसको आप टीम बाय टीम डिवाइड करो. बराबर है, तो उसको आप जब डिस्क्रिप्टिव वे में बताएंगे कि चलो हम लोग के पास 2 टीम है, सपोज 5-5 लोगों का. पहला टीम जूनियर कॉलेज सब मॉड्यूल पे काम करेगा, दूसरा टीम जो है वो डिग्री कॉलेज वाला जो सब मॉड्यूल है उसके ऊपर काम करेगा. तो उसको हम लोग जब डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लिख के बताया, और उसी को अगर मैं टेक्निकल डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये दोनों चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं, जिससे हर एक टीम और उसके जो अलग अलग टीम मेंबर्स हैं उनको क्लियरली पता चले कि व्हाट देयर एक्चुअल और व्हाट देयर एग्जैक्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर. सो वही यहाँ पे दिया, अ लाइफ साइकिल मॉडल रिप्रेजेंट्स ऑल एक्टिविटीज, मतलब फंक्शंस रिक्वायर्ड टू मेक अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. बराबर है. इट ऑल्सो कैप्चर्स ऑर्डर इन विच दिस एक्टिविटीज आर टू बी अंडरटेकन. सो ऑर्डर इन विच मतलब मैं सीक्वेंस बताऊंगा कि ओके पहले सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जूनियर कॉलेज स्टूडेंट मॉड्यूल बनाएंगे, जिसके अंदर आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के जो 3 स्टूडेंट्स के हम लोग के वापस उसके सब मॉड्यूल्स है, उसके ऊपर हम लोग वापस देखो यहाँ पे सब मॉड्यूल्स ऐसे लेबल करेंगे हम लोग, लाइक दिस इज माई मेन मॉड्यूल
देन ये आपका सब मॉड्यूल होगा, ये सब मॉड्यूल का सब मॉड्यूल होगा, ठीक है। और उसके नीचे आपके उसके फंक्शंस आएंगे। तो ये हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, जिससे हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलता है कि क्या चीज़ कहाँ पे वर्कआउट करता है। अब जब हम लोग पीडीएफ में पढ़ते हैं तो आपको क्या ऑर्डर इन विच एक्टिविटीज आर टू बी अंडरटेकन, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा सब मॉड्यूल, उसका कौन सा सब मॉड्यूल, उसका कौन सा सब मॉड्यूल और उसका कौन सा फंक्शन, बराबर है। तो ये हम लोग यहाँ पे मैप करते हैं विद डिफरेंट एक्टिविटीज़। उसके आगे अगर आप देखेंगे डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स में मैप बेसिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टू फेजेस इन डिफरेंट वेज, और ये यहाँ पे दिया है। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल क्या है, अच्छी बात है। लाइक डेवलपमेंट मस्ट आइडेंटिफाई, आपका गेमिंग सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग है, कॉलेज सॉफ्टवेयर है, होटल के लिए है, कोई एक पर्सन का आपको पोर्टफोलियो बनाना है, क्या टाइप का है, उसके हिसाब से बेस्ट मॉडल या बेस्ट अप्रोच सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हम लोग जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो बैंकिंग सॉफ्टवेयर में आपने कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया है, जीयूआई कितना अच्छा है, उसका कलर कितना अच्छा है, वो कितना फ्लैशी दिख रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बेसिक सा वाइट कलर में, ब्लू कलर में, कोई भी कलर में उसका लेआउट दो, साइन अप बटन दो, लॉगिन बटन दो, और यूज़र फ्रेंडली वे में वहाँ पे ऑप्शन दो कि ओके ट्रांजैक्शन यहाँ से करो, पेमेंट यहाँ से करो, बैलेंस यहाँ से चेक करो, आपको अगर पासबुक के लिए अप्लाई करना है यहाँ से करो, बस वही करना है आपको, बराबर है। मतलब वो कितना अच्छा दिख रहा है, कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, कुछ अट्रैक्टिव वे में आपको वहाँ पे कुछ फ्लैशी चीज़ें बताए कि नहीं, उससे हम लोग को मतलब नहीं रहता एक्स्ट्रा ग्राफिक्स ऐड करने का। लेकिन गेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो गेमिंग के अंदर आप देखो कि आपका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है, कितना बेस्ट है, आपने कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है गेम का, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका ग्राफिक्स जो कितना बेटर दिया है आपने, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो अगर कोई गेम खेलता है तो सामने जो उसको ग्राफिक्स दिख रहा है, वीडियो के जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो कितने अच्छे बनाए आपने, कितना अट्रैक्टिव बनाए, उसके बेस के ऊपर लोग आपका सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा या आपके गेम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। सो अगर मैं बैंकिंग सॉफ्टवेयर अगर बनाऊँगा तो डेवलपमेंट पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा रेदर देन फोकसिंग मोर ऑन डिज़ाइनिंग। थोड़ा सा अगर वी कैन से कि 10 to 15% फोकस मेरा डिज़ाइनिंग पे रहेगा और 40% फोकस हम लोगों का डेवलपमेंट पे रहेगा, और बाकी का 10% टेस्टिंग पे, 5% रिक्वायरमेंट पे, इट गोज़ लाइक दैट। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोग अगर कोई गेमिंग की बात करते हैं तो वो गेमिंग में अगर आप देखोगे सो हम लोगों का अगर 40% फोकस अगर डेवलपमेंट पे है तो 40% फोकस हम लोगों का ग्राफिक्स पे भी होगा, बिकॉज दोनों का वेटेज सेम है। तो उसके हिसाब से आप देखो कि हम लोग के जो टीम रहेंगे ना, उनको एक बेस्ट लाइफ साइकिल मॉडल सिलेक्ट करना बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, वो बहुत ज़रूरी रहता है। विदाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वुड नॉट बी इन अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड मैनर, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप चीज़ बना रहे हो, जो आपको पहला आज फंक्शन अच्छा लगा वो आपने बना दिया, नेक्स्ट दिन कोई दूसरा फंक्शन अच्छा लगा वो बना दिया, सो आप सिस्टमेटिक वे में जा ही नहीं रहे। तो हम लोग प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट टाइमलाइन फोकस नहीं कर पाएंगे कि कितने टाइम में क्या चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, कौन से फंक्शंस कंप्लीट हुए हैं, किसका टेस्टिंग हुआ है, किसका बाकी है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो वो एक टाइमलाइन फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और एट दी एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट से मैच करना कि कौन सी चीज़ें बने हैं, कौन से नहीं बने हैं, कौन से बनने के बाद में प्रॉपर टेस्ट हुए नहीं हुए, वो सारी चीज़ें जो है ना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। और आपका जो भी 30-40% प्रोजेक्ट आपका बना है अप्रॉक्सीमेटली, वो ऑन टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो जब आप सिस्टमेटिक या डिसिप्लिन मैनर फॉलो करते हो विद द हेल्प ऑफ सच डेवलपमेंट मॉडल्स, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ओके हम लोग के टोटल मॉड्यूल्स इतने हैं, उसके इतने सब मॉड्यूल्स हैं, उसके इतने सब मॉड्यूल्स हैं, टोटल फंक्शंस इतने हैं, और ये हम लोग के पास टाइम है। तो अगर वो स्पेसिफिक मॉड्यूल अगर आपको बनाने हैं तो कितना टाइम एग्जैक्ट हम लोग को लगेगा वो हम लोग को यहाँ से पता चलेगा। सो नेक्स्ट आपको देखो क्या बोला है, व्हेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द टीम there must be a clear understanding among this team members about when and what to do, otherwise it would lead to chaos and project failure।
है ना। तो अगर आपने वो प्रॉपर डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो नहीं किया, जिसमें आप हर एक टीम अलग से क्लासीफाई करेंगे, हर एक टीम को हम लोग क्लियरली मेंशन करेंगे कि किसके क्या फंक्शंस है, अगर ये हम लोगों ने क्लियरली नहीं बताया तो प्रॉब्लम क्या रहेगा, हर किसी को अपने फंक्शन पता नहीं है, कोई एक फंक्शन पे 4 लोग काम कर रहे हैं और कोई एक फंक्शन पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। सो एक क्या होगा, आपका ड्यूप्लीकेशन हो जाएंगे आपके एफर्ट्स के, कि एक ही फंक्शन 4 लोगों ने बना दिया और कोई एक फंक्शन किसी ने नहीं बनाया, तो अब उसके लिए वापस आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो 4 लोगों के जो एफर्ट्स है वो वेस्ट हो गए, टाइम वेस्ट हो गया, रिसोर्सेज वेस्ट हुए। तो हम लोग प्रोजेक्ट में ऐसे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वो अननेसेसरीली आपका प्रॉफिट कम कर रहे हैं या आपको प्रॉफिट से लॉस में ला रहे हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है इसको हम लोग ईजीली क्लियर कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग सम स्पेसिफिक डेवलपमेंट अप्रोचेस या मॉडल्स। सो वही यहाँ पे आपको दिया है, एक बार पढ़ लेना ना। हम लोग जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल पढ़ते हैं ना, तो आपके अलग अलग लेवल्स रहते हैं उसके, बराबर है। स्टार्ट्स विद रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, बहुत बार हम लोग के पास क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बेसिक रिक्वायरमेंट से हम लोग को काम चालू करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल नाउ मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ। हम लोग सॉरी, हम लोग कोई भी जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, आप कैसे प्रैक्टिकल पढ़ते हो, जैसे आपने जावा लैंग्वेज पढ़ा या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा। आई थिंक जावा पढ़ रहे हैं ना आप लोग, कोर जावा है ना ये सेम में। Yes, sir. हाँ। सो आप जब कोर जावा अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहीं पे हम लोग को कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड कोर जावा में प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो नहीं बताते। मतलब आपको बेसिक बताएंगे, ऑफ कोर्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी रहता है, लेकिन टीवाई में भी हम लोग के पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको स्टार्ट से एंड तक कोई एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है वो पता चले। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग जब ऐसे कोई लैंग्वेजेस पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद में जब हम लोग वो लैंग्वेज यूज़ करके कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने का ट्राई करते हैं, तो हम लोग हर एक चीज़ स्क्रैच से खुद से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वो खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ओके, आपने वेब प्रोग्रामिंग में एक PHP करके आपने पढ़ा रहेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP एंड MySQL बेसिक पढ़ा रहेगा F5 में। Yes, sir. यस। सो हम लोग जो PHP फ्रेमवर्क, आई मीन PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसके अंदर देखो आपको है ना, यहाँ पे बहुत सारे उसके फ्रेमवर्क्स है। सिम्फनी है, लार्वेल है, कोड इग्नाइटर है, केक PHP है, YII है। अब ये सारे जो फ्रेमवर्क्स है ना, ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मुझे इंस्टॉल करना है, ठीक है। आई होप दिस टैब इज विजिबल गाइस। वाई फ्रेमवर्क का वेबसाइट दिख रहा है आपको? एक सेकेंड। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको ये दिस इज द फ्रेमवर्क। अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, आपको जो टॉपिक जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो क्लियरली समझेगा इसके लिए। सो देखो यहाँ पे आपको दिया है YI फ्रेमवर्क, फुल फॉर्म है उसका। सो अब क्या होगा, इसको मैं यहाँ से अगर डाउनलोड करता हूँ, गेटिंग स्टार्टेड, देखो यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड। जैसे मैं करूँगा यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन ऑप्शन आएगा, यहाँ से मैं उसका सेटअप डाउनलोड करूँगा। इंस्टॉलेशन जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा, यहाँ पे देखो आपको कहीं ना कहीं ना उसके बुक्स मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, उसके ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। और वो ट्यूटोरियल से क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इमेज देखें उसका, बेसिक एक जो वेबसाइट है ना वो आपका रेडी हो जाएगा। अगर वीडियोस देखें हम लोग उसके, सो जैसे ही अगर मैं इंस्टॉल करूँगा इसको, उसका बेसिक वेबसाइट आपका रेडी रहेगा। ये देखो,
This is Beginning Ye 2.0, Part 1 of 15, Preparing Your Environment. So what we're going to cover today is your environment and getting that all set up so that you're ready to code. PHP development. You can also get a plugin for Eclipse if you already have it. एक दूसरा वाला देखते हैं जिसमें वो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन बताते रहेंगे. Hello, it's Beginning Ye. देखो यहाँ पे started. All right, so we're going to copy and paste साउंड this आ रहा है command सबको line. गाइस. साउंड हेलो No, sir. हेलो साउंड ऑडिबल है. No, sir. ओके ठीक है, सिर्फ वीडियो देख लो ध्यान से. Into our command line. And we've moved over to XAMPP htdocs. Okay, and it's going to create that YECOM directory right here. ESOP. इंस्टॉलेशन कैसे होगा फ्रेमवर्क का वो बता रहे हैं. देखो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन बहुत सारी चीजें इंस्टॉल हो रहा है कैसे वो बाद में देखेंगे. As you can see, और एक बार देखो जैसे इंस्टॉलेशन हो गया, अब देखो यहाँ पे है ना इतने सारे फोल्डर्स. आप जब अगर देखेंगे तो आप एक अगर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो इतने सारे फोल्डर आर्किटेक्चर आपके बन जाएंगे और वो हर एक फोल्डर आर्किटेक्चर में आपके अलग अलग फाइल्स रहेंगे. HTML CSS फाइल अलग रहेंगे, देन आपके PHP फाइल्स अलग रहेंगे, डेटाबेस रिलेटेड कुछ चीज़ें अलग रहेंगे. बराबर है. तो ये आपके अलग अलग फाइल्स अलग अलग लोकेशन पे रहेंगे. तो उसका WebRoot files. सेग्रीगेशन जो है ना वो बहुत As a config. हेल्प करता है आपको. देखो यहाँ पे आपको दिया है बैकएंड है. बैकएंड का मतलब होता है डेटाबेस. कोई भी प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड एंड बैकएंड दो चीज़ रहता है. बैकएंड का मतलब होता है कि आप जो डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं वो, तो सपोज अगर मैं PHP और MySQL यूज़ कर रहा हूँ तो डेटाबेस कौन सा हो गया MySQL. तो मेरा बैकएंड क्या होगा MySQL होगा. फ्रंट एंड क्या होगा जो मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज PHP. in the environment. तो यहाँ पे वो सेम चीज़ दिया है देखो. This is ठीक है. और आपको अलग अलग फाइल्स सेग्रीगेशन बताया हुआ है. going to be called. और फिर आप यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं. एक डायरेक्टरी बन जाएगा आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी. बहुत सारे कोड्स आपके रेडी हो गए यहाँ पे. ये देखो ये आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर बन गया और उसके अंदर बहुत सारे जो फाइल्स है वो आपका समझ लो कि आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा ना उसका 60% कोडिंग यहाँ पे रेडी है. ओके. और आप जब अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये बैकएंड में आपको अपने प्रोजेक्ट का डेटाबेस भी एक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ मिलेगा, बेसिक डेटाबेस. तो ऐसा आपको एक रेडी एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा यूजिंग सच फ्रेमवर्क्स. और इसका बेनिफिट क्या होता है जब अगर हम लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं. ये देखो यहाँ पे आपको अभी पता चलेगा जैसे ही हम लोगों का वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो आपको एक यहाँ पे देखो ये आपका एक साइन अप पेज. ये आपका बेसिक वेबसाइट है जो आपने इंस्टॉल करने के बाद ये रेडी है जिसमें ये सारे फंक्शनलिटीज़ इनबिल्ट अवेलेबल है. वहाँ पे आपने कुछ नहीं किया है. ये सारे कोडिंग जो है ना ये ऑलरेडी अवेलेबल है. आप देखो कि आप वेबसाइट अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉग आउट, लॉग इन, एडमिन, कार्ट. मतलब मोस्ट ऑफ वेबसाइट जो आज के टाइम पे हम लोग बनाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें होते ही है. सो वो सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें आपको हर एक प्रोजेक्ट में लगता है ना वो सारी चीज़ों के साथ में आपको ये फ्रेमवर्क मिलता है. तो बहुत सारे फ्रेमवर्क है. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ये वाला. अब इसका बेनिफिट क्या होगा आप देखो कि जस्ट बाय इंस्टॉलिंग आपका एक वेबसाइट बन गया. उसमें मतलब उतना कोडिंग तो आपको नहीं करना पड़ा. एफर्ट कम लगेगा सर. यस एफर्ट्स आपके कम हो गए. तो आपको सिर्फ ये फ्रेमवर्क एक बार सीखना है कि हाँ ये फ्रेमवर्क कैसे इंस्टॉल करना है. आप बेसिक PHP तो सीखे हो लेकिन अगर इसमें अगर मुझे सपोज साइन अप पेज बनाना है, लॉगिन बनाना है
उसके बाद में सपोज अगर हम लोगों को ईमेल एक्टिवेशन देना है, ओटीपी ऐड करना है, तो उसके लिए कौन से लाइब्रेरीज वो फ्रेमवर्क में प्रोवाइडेड है, आप गूगल करोगे आपको वो लाइब्रेरी के नाम मिल जाएंगे। वो सेम लाइब्रेरी हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इनहेरिट करके यूज करेंगे। सो प्रोफेशनल लेवल पे हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वैसा ही एग्जैक्ट प्रोजेक्ट आपका बनेगा। मतलब YII फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के साथ में ही आप देखो कि आपका एक बेसिक वेबसाइट रेडी है, लॉगिन साइन अप पेज रेडी है, बैकएंड में डेटाबेस रेडी है, जिसमें आप जो लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे ना, उनके डिटेल्स ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहे हैं। मतलब आपको आधा काम उन्होंने करके दिया है। मेन आपका अभी जो बिजनेस लॉजिक है, जो काम के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो चीज़ आपको करना है। और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे लाइब्रेरीज बना के दिए और वो लाइब्रेरीज आपको खुद से ऐड करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब अगर हम लोग रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, आपके पास बेसिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये पता है कि आपको एक वेबसाइट बनाना है, YI को पता है कि आप PHP क्यों यूज़ करेंगे कोई एक वेबसाइट बनाने के लिए, तो हर एक वेबसाइट पे जो मोस्ट कॉमन चीज़ें जो है ना वो आपको बना के दे रहे हैं। सो यहाँ पे भी अगर मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात करूँगा और अगर मेरे पास क्लियर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि हम लोग बेसिक एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी उतना तो डेवलप करना चालू करेंगे हम लोग, और बाद में एग्जैक्ट उनके बिजनेस का लॉजिक क्या है वो जैसे जैसे हम लोग को पता चलेगा वैसे वैसे हम लोग आगे उस पर वर्कआउट करते जाएंगे। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, कस्टमर नीड्स एंड अदर प्रोसेसेस इनपुट्स। मतलब कस्टमर के एग्जैक्ट क्या नीड्स है वो समझेंगे, उसके साथ में हम लोगों का एग्जैक्ट मिशन क्या है, और एनवायरनमेंट मतलब हम लोग ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो वो यूज़र एंड पे जब वर्कआउट करेगा तो उनके पास एग्जैक्टली कौन से टाइप के मशीन्स अवेलेबल है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम कर रहा है, और हम लोग अगर कोई एक एडवांस एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो उनके एंड पे इतना स्मूथली या इतना इजीली रन हो पाएगा क्या, वो देखेंगे हम लोग। देन उसके आगे फंक्शन रिक्वायरमेंट कौन से रहेंगे वो आएंगे, परफॉर्मेंस के ऊपर आपको फोकस करना है, और उसके साथ में आप देखो डिज़ाइंस आपके होंगे। मतलब ये जो भी कुछ अभी हम लोग बनाएंगे, आपको डेटाबेस आपका अगर एक बेसिक रेडी है तो आपको पता चलेगा आपका डेटाबेस डिज़ाइन कैसा होगा। तो आप बाकी के जो टेबल ऐड करेंगे तो वो उसके लिए आपका डेटाबेस कैसे एक्सटेंड होते जाएगा, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। मतलब फ्रेमवर्क का अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करूँ, सपोज एक एक्सपीरियंस एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है जिसको एक बिल्डिंग बनाना है। अब अगर उसको एक बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने बोल दिया कि चलो आपको फर्स्ट टाइम, जैसे आप है, आपने कभी इसके पहले कोई एक प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, आपको अगर मैं बोलूँगा तो आपको नहीं पता चलेगा, आप ट्राई करके बनाओगे तो भी वो ज़्यादा सिक्योर होगा नहीं होगा वो हम लोग को पता नहीं है, बराबर है। लेकिन अभी सेम वे अगर एक फ्रेशर है, सिविल इंजीनियर है, उसको अगर मैं बोलता हूँ 10 माले का बिल्डिंग बनाना है, उसको नहीं पता है, आइडिया नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत जो पढ़ा है उसने, उसके बेस के ऊपर अगर उसने आधा अधूरा बिल्डिंग बना भी दिया तो वो स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं पता नहीं है, उसमें सारे एम्यूनिटीज़ जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होंगे कि नहीं पता नहीं है, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितने टाइम तक टिकेगा वो पता नहीं है। हो सकता है कि एक छोटा सा अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया तो वो गिर गया बिल्डिंग, है ना, लोगों का जो जान है वो रिस्क पे आ सकता है। अब उसके सामने हम लोग बोल रहे हैं कि ओके आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग के पास 5-10 सालों के एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स है। अब वो क्या कर रहे हैं आपके लिए कि वो बिल्डिंग का पिलर डाल के दे रहे हैं। अब बिल्डिंग का पिलर जितना मजबूत रहेगा उतना बिल्डिंग उतना ही स्ट्रांग रहेगा। तो ये जो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर का टीम है ना, तो कोई भी बिल्डिंग अगर हम लोग बनाएंगे, भले वो होटल के लिए, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल हो या कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर पिलर्स तो आएंगे, फ्लोर्स आएंगे। तो अब जो हर एक कोई भी पर्पस के लिए आप वो बिल्डिंग यूज़ करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी बिल्डिंग अगर हम लोग बनाएंगे तो उस पर बेसिक पिलर्स आएंगे उसके, और उसके साथ में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ठीक है, जिसपे पार्किंग ये वो तो हर एक बिल्डिंग में होगा। तो अब आप भले उसमें मॉल बनाओ या कुछ भी करो, ये सारी चीज़ें तो बेसिक है। तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर के टीम ने अभी आपको स्ट्रॉन्ग पिलर्स डाल के दिए, उसके ऊपर फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर तक बना के दिया, और फिर आपको बोला कि इसके ऊपर अभी आप बनाओ। तो आपने जब एक बेसिक प्रोजेक्ट देखा ना, तो वो बिल्डिंग देख के हम लोग वो 2 फ्लोर जैसे बनाए वैसे बाकी के फ्लोर्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और उसमें अगर हम लोग का थोड़ा बहुत गड़बड़ भी अगर होता है ना, तो बिल्डिंग आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि उसके पिलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे सिस्टमेटिक प्रोफेशनल वे में बाकी कोई अगर सिविल इंजीनियर अपना बिल्डिंग बनाएगा वैसा ही आपका भी दिखेगा, भले आप फ्रेशर हो फिर भी। तो ये बेनिफिट होता है फ्रेमवर्क यूज़ करने का भी।
कि आपके लिए भी आपके प्रोजेक्ट के फर्स्ट सेकेंड फ्लोर किसी ने बना के दिया और उसके ऊपर का जो काम है ना वो हम लोग बना रहे हैं। तो जैसे मार्केट में बाकी आप कहीं पे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर देखते हो ना, वैसे ही आपको भी मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, जब ऐसे कोई चीज़ों पे जब आप वर्क करेंगे, ऐसे प्रोजेक्ट के साथ वर्क करेंगे, तो ये जो फंक्शनल एनालिसिस जो है, ये जो भी काम यहाँ पे ये वर्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे, वो प्रोजेक्ट्स रेडी प्रोजेक्ट्स देख के आपको इजीली पता चलेगा कि ओके बेसिक वेबसाइट पे इतनी चीज़ें तो रहते ही है, तो उसको हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, उसके रिक्वायरमेंट्स हम लोग कैसे ढूंढेंगे। एंड दूसरी चीज़, आपके पास हमेशा एक रेडी टेम्पलेट्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं ISO स्टैंडर्ड के। जो भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होता है ना, उसको ISO सर्टिफिकेशन की ज़रूरत रहती है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये हेलमेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके ऊपर अगर ISI मार्क होगा तो उससे हम लोग भरोसा कर पाएंगे कि ओके उसका क्वालिटी अच्छा है फिजिकल गुड्स के ऊपर। वैसे ही वर्चुअल गुड्स जो होते हैं, लाइक वर्चुअल प्रोडक्ट जो होते हैं, वर्चुअल मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर ISI मार्क नहीं ISO सर्टिफिकेशन आता है। तो ISO सर्टिफिकेशन जो आता है ना, उसके साथ में उसके गाइडिंग या टेम्पलेट्स या एक डमी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसको आपको यूज़ करना है, जिसको आपको फॉलो करना है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए भी आपको उनके रेडी टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसको फॉलो करके आप अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, आप अपने रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे। ये सारे उनके गाइडलाइंस, उनके डमी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट दिए रहते हैं, उसको ही आप रीयूज़ करोगे और उसी का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। अब देखो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो क्या आएगा, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस बनाएंगे। तो हम लोग के पास 3 लेवल्स होते हैं डिज़ाइंस के, आर्किटेक्चरल, हाई लेवल और डिटेल डिज़ाइन। ठीक है, ध्यान से देखो। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूँ, सो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो हम लोग के पास एक विंडो है। यहाँ पे हम लोगों ने जो पहले प्रोजेक्ट डिस्कस किया था ना कॉलेज का ही, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने मेनली क्या डिस्कस, मेनली वी हैव अ स्टूडेंट मॉड्यूल, बराबर है। और उसके बाद नीचे हम लोग के क्या रहेंगे, यहाँ पे सपोज आपका टीचिंग स्टाफ मॉड्यूल आएगा, है ना। तो टीचिंग स्टाफ भी है, देन नॉन टीचिंग स्टाफ आएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ, बराबर है। सो ये वे में देन लास्ट में आपका ये थर्ड वाला मॉड्यूल हो गया आपका। एंड फोर्थ वाला जो मॉड्यूल है वो कौन सा रहेगा, प्रिंसिपल मॉड्यूल। सो अब ऐसे टोटल हम लोग के 4 मॉड्यूल्स हैं। देन उसके अंदर हम लोग के पास वापस 2 सब मॉड्यूल्स है, एक जूनियर कॉलेज एक डिग्री कॉलेज है। देन सेम वे स्टाफ के अंदर भी आपके वापस 2 सब मॉड्यूल्स रहेंगे और उसके अंदर वापस डिटेलिंग के लिए आपके पास 3 उसके भी सब मॉड्यूल्स हैं। एंड उसके अंदर आपने उसका प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे मेन आर्किटेक्चरल लेवल में हम लोग क्या बताएंगे, मेरे पास कॉलेज सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर 4 मॉड्यूल है, 4 पार्ट है, स्टूडेंट, टीचर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड प्रिंसिपल। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो टाइप दिया है ना, नेक्स्ट आपका जो लेवल दिया है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट लेवल ऑफ डिज़ाइन क्या दिया है आपको, हाई लेवल डिज़ाइन, जिसके अंदर मैं बताऊंगा मॉड्यूल के अंदर मेरे पास 2 सब मॉड्यूल है, जूनियर और डिग्री। देन प्रोफेसर के अंदर मेरे पास 2 सब मॉड्यूल है, जूनियर एंड डिग्री। देन स्टाफ के अंदर मेरे पास अलग अलग स्टाफ है, प्यून हो सकते हैं, अकाउंट स्टाफ हो सकते हैं, एडमिशन वाले कोई अलग हो सकते हैं, लाइक दैट। तो उसके अंदर 2-3 सब मॉड्यूल है। एंड देन फाइनली हम लोग के पास उसके बाद लास्ट वाला जो आपका मॉड्यूल है दैट इज प्रिंसिपल, जिसके अंदर वापस 1-2 सब मॉड्यूल्स हो सकते हैं। एंड देन डिटेल डिज़ाइन में हम लोग बोलेंगे कि ओके मेरे पास जो जूनियर कॉलेज का सब मॉड्यूल है उसके अंदर वापस हम लोग के 3 कैटेगराइजेशन है, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। और देन उसके अंदर हर एक के क्या फंक्शंस रहेंगे वो डिटेल डिज़ाइनिंग में आएगा। तो आई होप 3 टाइप के डिज़ाइंस कैसे वर्कआउट करते हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गया विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल। और ये जो डायग्राम है ना, ये आपको पढ़ना नहीं है, जैसे जैसे हम लोग ये सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे, कम बैक टू दिस डायग्राम, और आपको यहाँ से कितने टर्म्स इजीली समझ में आते हैं। तो अगर ये टर्म्स आपको इजीली समझ में आ रहे हैं, मतलब हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं ना आपको समझ रहा है, मतलब आप वो नॉलेज आपका बढ़ रहा है, आपको टेक्निकल चीज़ें समझ में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कोडिंग, बहुत सिंपल है, डेवलपमेंट होंगे। तो आपके जो डिज़ाइंस बनेंगे हम लोगों के, वो डिज़ाइंस को फॉलो करते हुए वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल डिज़ाइंस, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग की कोडिंग आएंगे। सो कोडिंग के अंदर हम लोग मेनली जो भी आपने डिज़ाइंस बनाया है उसके बेस के ऊपर कोड आएगा यहाँ पे। सो कोड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि आपने आज कोडिंग कर दिया कहीं पे, नेक्स्ट टाइम जब आप अगर वो सेम कोड रीयूज़ करते हैं या आपका कोड कोई दूसरा अगर यूज़ करता है तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि आपने क्या कोड किया है।
तो सबसे पहले तो कोड में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन बेनिफिट ही क्या होता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ अ कोड। मतलब एक बार डेवलप करो और 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार यूज़ करो, उसको रीयूज़ करो। तो मतलब आपके कोड, ओपन सोर्स ना सर? हाँ ओपन सोर्स ना? ओपन सोर्स नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। PHP सिर्फ ओपन सोर्स है ना। अगर मैं डॉट नेट बेस्ड लैंग्वेजेस बोलता हूँ वो ओपन सोर्स नहीं है। सो सारे लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओपन सोर्स नहीं होता है। थोड़े बहुत कोई ओपन सोर्स है, थोड़े बहुत क्लोज सोर्स है, मतलब सारे ऐसे ओपन सोर्स नहीं है। सो आपको मेनली क्या याद रखना है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए सबसे पहले तो उसके अंदर मेन आपका थंब रूल क्या रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि आप एक क्लास बना सकते हैं, उसके अंदर आप वो क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, और फिर वो क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके फंक्शंस आप रीयूज कर सकते हैं। सो आप देखो कि मेनली अगर मैं हम लोग जैसे सी या C++ प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने देखा ऊपर हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं iostream.h, conio.h। यस सर, यस इससे सर। क्या होगा, जो हम लोग सी आउट एंड सी इन फंक्शंस जो है जिसके थ्रू मैं कुछ इनपुट ले सकता हूँ और सी आउट के थ्रू स्क्रीन पे कुछ आउटपुट बता सकता हूँ, उसका कोडिंग जो है ना वो आपके हेडर फाइल में लिखा हुआ है iostream वाले इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। उसका कोडिंग ही अभी अगर 50 लाइन का है तो एक हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए अभी मुझे 50 लाइन लिखना नहीं पड़ेगा, वो हेडर फाइल में iostream का जो फंक्शन बना हुआ है ना उसको मैं रीयूज कर रहा हूँ। तो उससे मेरा काम जो है वो और सिंपल हो गया, बिकॉज उसके पास वो सारे हेडर फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल है जिसको आपको सिर्फ कॉल करके रीयूज करना है। सेम वे हम लोग जब जावा अगर यूज़ करते हैं तो जावा के अंदर हम लोग अलग अलग पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, तो आपको हर एक चीज़ स्क्रैच से खुद से लिखना नहीं पड़ता है। बहुत सारे पैकेजेस हम लोग इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर कोई दूसरे क्लास रहेंगे, वो आप अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे। सो आपका कोडिंग जो है वो बहुत लिमिटेड रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम लोग वही बोल रहे हैं कि कोडिंग गाइडलाइंस के अंदर सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अब अगर ये बोलने में पढ़ने में बहुत सिंपल होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट डेवलप जब करोगे ना तो आपके जान पे आ जाएगा। वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में सोचने से बेटर ये सोचोगे कि भाई मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए, आउटपुट आ जाए साइन अप का, लॉगिन का, और ये जो भी प्रोजेक्ट बोला है ना वो कहीं ना कहीं कैसे तो करके ख़त्म हो जाए। लास्ट में कोई एक स्टेज ऐसा होता है, हर एक डेवलपर के लाइफ में आता है, हर एक प्रोजेक्ट में आता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये सारे जो कंसेप्ट, ये सारे जो यहाँ पे बोल वचन दिए हैं ना, ये पढ़ने में, बुक में, हर जगह अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप बनाते हैं तो ये सब कुछ आपको याद नहीं रहता है और ये सब याद रखना पॉसिबल भी नहीं रहता है। तो इसके लिए हम लोग जो फ्रेमवर्क है उसका हेल्प लेते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या है, वो पहले से ही आपको सिस्टमेटिक वे में एक फोल्डर आर्किटेक्चर बना के बताता है जिसमें हर एक फाइल्स अलग अलग सेग्रीगेट किए हुए रहते हैं। बहुत सारे बड़े लाइब्रेरीज वो प्रोवाइड करता है, तो जो भी कोडिंग हम लोग करने वाले हैं उसमें अगर वो लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो वो कोड मैं करूँगा नहीं, लाइब्रेरी में से मैं वो सेम प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में कॉल करूँगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको वहाँ पे उनके हेल्प सेक्शन में पता भी चलेगा, गूगल करोगे तो भी पता चलेगा अलग अलग कौन से लाइब्रेरी अवेलेबल है और उसको कैसे यूज़ करना है। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारे कोड आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है जिसको आप वापस अपने प्रोग्राम में कॉल आउट कर रहे हैं और थोड़ी चीज़ें आप डेवलप कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो भी कुछ अभी हम लोग पढ़ेंगे ना जावा के अंदर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ वो एक ही पैकेज में बन के आता है। आप जब उसको डिटेल में समझते पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ओके कॉलेज में ये वाले चैप्टर में ये जो टॉपिक पढ़ा था प्रैक्टिकली ऐसे यूज़ करते हैं। तो कोडिंग गाइडलाइंस, सबसे पहले आप जो भी 4 लाइन, 10 लाइन, 50 लाइन का कोड लिखते हैं, कमेंट्स डालना सीखो उस पर, हर एक लाइन के मतलब हर एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस कुछ रहेंगे या कॉम्प्लेक्स कोडिंग आपने डाला रहेगा उसके ऊपर, सो दैट अगर 1-2 महीने के बाद एग्जाम टाइम पे आप वो कोड को पढ़ते हो या आप अगर किसी दूसरे को वो कोड देते हो या कोई दूसरा अगर वो कोड को पढ़ता है तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि कौन से लाइन ऑफ कोड आपने क्या पर्पज़ के लिए लिखा है। दूसरी बात, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ये जो भी हम लोग अपने प्रोग्राम में क्रिएट करेंगे उसके ऊपर नेमिंग कन्वेंशन अप्लाई करना है। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब आपके वेरिएबल्स जो है वो इंट ए,
स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग, डेटा टाइप सर। हाँ हाँ, डेटा टाइप नहीं, डेटा टाइप नहीं, अलग अलग जो भी मैं वेरिएबल बना रहा हूँ ना, वो वेरिएबल को आपको क्लियरली, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे, मतलब सर लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल। हाँ हाँ, जो भी वेरिएबल बना रहे हैं, लोकल हो, ग्लोबल हो, जो भी हो। अब अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ सपोज स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट के अंदर देखो, ये आर्ट्स वाले सेक्शन में मुझे सपोज क्या करना है, ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट का एडमिशन कराना है। तो अब अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल ऐड करूँगा ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट आर्ट स्टूडेंट रोल नंबर। तो ये वेरिएबल का नाम पढ़ के, भले ये वेरिएबल का नाम बड़ा है, लेकिन ये पढ़ के मुझे समझ में आएगा कि ये वेरिएबल मैंने क्यों क्रिएट किया है। सेम वे अगर वो स्टूडेंट का अगर नाम स्टोर करना है ना, तो उसके लिए अगर मैं वेरिएबल बनाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग आर्ट स्टूडेंट नेम। तो इससे मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये जो सेकेंड वेरिएबल मैंने बनाया वो क्या पर्पस के लिए बना है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई फंक्शन भी क्रिएट करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे उसका नाम भी बहुत प्रॉपरली लिखूंगा, वॉइड आर्ट स्टूडेंट एडमिशन। सो इससे मुझे पता चलेगा कि मैंने कौन सा फंक्शन बनाया, क्या पर्पस के लिए बनाया। और उसमें अगर मैं कोई एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग अगर ये कोई फंक्शन में लिखूंगा, तो वहां पे मैं फिर कमेंट्स डाल दूंगा। आपने सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स देखे रहेंगे ना, हम लोग ऐसे फॉरवर्ड स्लैश डाल के वी कैन ऐड कमेंट्स। तो ऐसे यस सर। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में वहां पे कमेंट्स डाल देंगे, जिससे आपने कौन सा कोडिंग क्या काम के लिए किया था ये पता चलेगा। प्रॉब्लम क्या रहता है कि हर एक कंपनी में हम लोग लाइफ टाइम वर्क नहीं करने वाले, हम लोग के बाद कोई दूसरा आएगा वहाँ पे वर्क करने के लिए। आप कहीं और कोई दूसरे कंपनी में, अच्छे कंपनी में और अच्छे जॉब पे लगेंगे, तो आपके बाद अगर कोई आपके प्लेस पे अगर आता है ना, तो आपने किया हुआ वर्क उसको इजीली समझ में आना चाहिए, तब तो वो उसमें बग्स रेक्टिफाई कर पाएंगे या उसके अंदर और कोई नए फंक्शंस ऐड कर पाएंगे, जब आपने अपना कोडिंग क्लियर किया रहेगा। सो ये हम लोग का स्टैंडर्ड वे ऑफ कोडिंग रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो भी पूरा अभी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, और उसके अंदर उप्स के जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं वो सारे हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सेकेंड थिंग, जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसको क्लियरली लेबल करो, प्रॉपरली नाम दो उसको। एंड सेम वे डेटाबेस टेबल्स भी अगर हम लोग बनाएंगे, तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही बड़े बड़े नाम देंगे पूरा, जिससे पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि ये डेटाबेस में ये अगर कोई टेबल बनाया है तो वो क्यों बनाया हम लोगों ने, ठीक है। सो ये आपका स्टैंडर्ड वे ऑफ कोडिंग रहता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, जहाँ कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एरर आ सकता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई एंड कैच वाला पार्ट यूज़ करेंगे। सो उसका बेनिफिट क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं ट्राई एंड कैच यूज़ करता हूँ और अगर मैं यूज़ ना करूँ, तो ड्रॉबैक क्या होगा और बेनिफिट क्या होगा। जैसे सर एरर आएगा। हाँ, सो देखो अब अगर मेरे पास ये कैलकुलेटर है, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वी हैव दिस कैलकुलेटर। अब हम लोगों ने इसका कोडिंग बहुत ढंग से किया है, लेकिन इसका कोडिंग कितना अच्छा है नहीं है ये आपको देख के पता नहीं चलेगा। अब देखो कि मैं यहाँ पे कोई एक प्लेस पे मैंने सपोज कोई एक नंबर को 0 से डिवाइड करने का ट्राई किया। अब आपका कैलकुलेटर रन हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये उसका आउटपुट है, तभी तो आपको कैलकुलेटर दिख रहा है, बराबर है। आपने जो भी कोई कोड सपोज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी डेवलपर है, उन्होंने इसका कोड सपोज ASP.NET या जो भी लैंग्वेज में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तभी आपको आउटपुट दिख रहा है। लेकिन अब यूज़र साइड से करेक्ट इनपुट नहीं मिलेगा सपोज, या रॉन्ग इनपुट मिल रहा है, जिसके वजह से कोई एक एरर जनरेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये नंबर को 0 से डिवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब मैथमेटिकली ये अलाउड ही नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। सो मैं वो चीज़ ट्राई कर रहा हूँ और कोई ना कोई यूज़र ऐसा करेगा, ये हम लोगों को ट्रायल एंड एरर में पता चलेगा कि ओके यूज़र के साइड से ऐसे रॉन्ग इनपुट आ सकता है। अब सर 0 डिवीजन एरर आएगा। हाँ, अगर ऐसा रॉन्ग इनपुट आ गया, आपने अपने प्रोग्राम में ट्राई और कैच दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर प्रॉपरली यूज़ नहीं किया है ना,
तो जैसे ही मैं इक्वल टू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये कैलकुलेटर चलना बंद हो जाएगा। और आप बहुत सारे प्रोग्राम्स जब करते हैं जावा में या कहीं पे, तो वहाँ पे एक गंदा सा बड़ा सा एक एरर कोड और उसके नीचे एक बहुत बड़ा सा एरर मैसेज लिख के आता है, जो पढ़ के ज़िंदगी में कभी नहीं समझता है कि क्या एरर है वो। ठीक है ना, आपको अभी समझता है ना बाद में भी समझेगा। बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं। तो वो टेक्निकल एरर जो कोड कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो नॉर्मल यूज़र जिनका कोडिंग से या प्रोग्रामिंग से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनको कैसे समझेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो टेक्निकल एरर जब भी अगर आएंगे ना, तो हम लोग वो एरर्स को कैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैच ब्लॉक, और उसके जगह पे सिंपल इंग्लिश भाषा में हम लोग एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, दैट नंबर कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0। तो इससे यूज़र को बहुत ईजिली पता चलेगा। और यहाँ पे देखो, ये मेरा कैलकुलेटर चलना बंद नहीं हुआ। अब मैं वापस कोई दूसरा नंबर डाल के वापस कोई ऑपरेशन कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने ये जो एक्सेप्शन है ये अगर डाला नहीं होता था, तो अभी मेरा कैलकुलेटर चलना बंद हो गया रहता था। तो अब यूज़र को क्या लगेगा कि बहुत गंदा कैलकुलेटर बना है, बार बार अटक जाता है। उसका गलती है, ये उसको नहीं पता है, क्योंकि जो जितना बड़ा एरर आपका सिस्टम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बता रहा है, वो अगर डेवलपर को नहीं समझ में आ रहा है, तो गारंटी वो यूजर्स को भी नहीं समझेगा। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग ऐसे टेक्निकल वे में चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब उसके आगे आपको यहाँ पे अगर नोट्स में देखेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ कोडिंग। एडवांटेज क्या हो गया, आपने अगर ढंग से कोड किया है तो आगे आप जो भी कुछ उसको और बेटर बनाएंगे, एरर सॉल्व करेंगे, वो सब आपका कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपको इजीली कोड समझ रहा है, तो उसको देख के आप उसको और बड़ा बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इजीली कम हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, उसके अंदर वापस हम लोगों ने और छोटे फंक्शंस बनाए, बहुत सारे कोड को हम लोग रीयूज कर रहे हैं। इट गोज ऑन लाइक दिस। देन हिडन कॉस्ट मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई एरर या बग आ गया जो आपके कोई कलीग ने को भी नहीं कभी मिला था, और आपके नसीब बहुत अच्छे है कि आपको ही वो मिला, तो इसको हिडन कॉस्ट बोलते हैं। कि अनएक्सपेक्टेड एरर या बग आपने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, अब आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें आपका टाइम जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा या वेस्ट होगा। देन कोड को रीयूज करो, बराबर है। तो जब अगर हम लोग फ्रेमवर्क ढंग का यूज़ करते हैं, तो आप मोस्ट ऑफ कोड को आप रीयूज ही कर रहे हैं, लाइब्रेरी में से कॉल करके आप थोड़ा बहुत कोड खुद से बना रहे हैं। देन ऑटोमेटेड एरर प्रिवेंशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करके, जिससे क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, फेलियर्स कम हो जाएंगे, और यूज़र बहुत स्मूथली यूज़र फ्रेंडली वे में आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएगा। दैट इज़ कोडिंग। और वो जो भी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसका। कोडिंग होने के बाद में जो भी कुछ बना है, अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। सो टेस्टिंग के अंदर सबसे पहला क्या आता है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। देखो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर वैलिडेशन दिया हुआ है, बराबर है। तो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे आपको क्या बोला है, सबसे पहले वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वेदर और नॉट सॉफ्टवेयर सैटिस्फाइज यूजर रिक्वायरमेंट। सो सॉफ्टवेयर वैलिडेशन का मतलब क्या है, सिंपल क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या है, आर वी डेवलपिंग अ प्रोडक्ट एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। तो जो भी कुछ आप डेवलप कर रहे हैं ना, उसको आप यूजर रिक्वायरमेंट के साथ एग्जैक्टली मैच करते जाएंगे। आर वी डेवलपिंग द प्रोडक्ट विच अटेम्प्ट्स ऑल यूजर नीड्स फॉर दिस सॉफ्टवेयर। तो अगर मैंने साइनअप बनाया तो मैं देखूंगा कि हाँ यूज़र ने बोला था क्या साइनअप बनाने। लॉगिन बनाया तो मैं देखूंगा यूज़र ने बोला था लॉगिन बनाने। उसके बाद में अगर मैं OTP के थ्रू यूज़र वेरिफिकेशन, तो मैं वहाँ पे चेक करूँगा कि यूज़र ने बोला था क्या OTP के थ्रू वेरिफिकेशन होना चाहिए, या हम लोगों ने यूज़र के साथ डिस्कस किया था। रिजल्ट जनरेशन, तो मैं देखूँगा कि यूज़र ने बोला था कि उसको रिजल्ट जनरेशन रिक्वायर्ड है। गेटिंग अगर मैं चैटिंग ऑप्शंस अगर ऐड कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि यूज़र ने बोला था क्या कि उसको चैटिंग ऑप्शंस रिक्वायर्ड है। इट्स लाइक दैट। देन सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, ये वैलिडेशन हो गया। देन सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन के अंदर क्या आएंगे, हम लोग देखेंगे कि आर वी डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट फर्मली फॉलोइंग ऑल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। मतलब वैलिडेशन में आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को आपने मैच किया जो आप चीज़ डेवलप करें उसके साथ में। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे कि रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर जो टेक्निकल डिज़ाइंस बने ना, डेटाबेस डिज़ाइन बन रहे हैं, क्लास डायग्राम्स बन रहे हैं, यूज केस डायग्राम्स बन रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बन रहे हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स बन रहे हैं,
इसके हिसाब से आप जो डेवलप कर रहे हैं वो ये डायग्राम के साथ मैच कर रहा है या डायग्राम आपके डेवलपमेंट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये देखेंगे हम लोग। सो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेटा फ्लो डायग्राम, तो डेटा फ्लो डायग्राम में हम लोग बोलेंगे कि ये टेबल में से आपका जो डेटा है वो ये टेबल में जाना चाहिए, या ये टेबल में से डेटा ये टेबल में जाएगा, बराबर है, ये चीज़ें बताएंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स दिए हुए, देखो, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग का जो डेवलपर है, सपोज उसने कहीं ना कहीं एक लॉजिक एरर किया हुआ है। रिमेंबर, ये जो एरर है ये लॉजिक एरर है, बिकॉज अगर सिंटेक्स एरर होगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, आगे जाने का सवाल ही नहीं आता है। लॉजिक एरर का मतलब क्या हो गया, सपोज मैंने रिजल्ट जनरेशन एक सिस्टम बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाया है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मैंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि अगर किसी को 75% से ऊपर अगर परसेंटेज आएगा तो उसको O ग्रेड मिलेगा या O+ मिलेगा, 60% के ऊपर वाले को A मिलना चाहिए, 65 के ऊपर वाले को A+ मिलना चाहिए, 50 के ऊपर वाले को B मिलना चाहिए, इट गोज़ लाइक दैट। अब डेवलपर ने जब डेवलप किया तो उसमें लॉजिक एरर हो गया। लॉजिक एरर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अगर किसी को 75% के ऊपर आ रहा है तो उसको A+ ग्रेड मिल रहा है, 60 के ऊपर वाले को O मिल रहा है, 50 के ऊपर वाले को C ग्रेड मिल रहा है, और 35 के ऊपर वाले को B ग्रेड मिल रहा है। मतलब ग्रेडिंग के हिसाब से जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो रॉन्ग हो रहा है। आपने प्रॉपर इसको टेस्ट नहीं किया यहाँ पे, ये एरर को, ठीक है। अब ये सेम चीज़ आपने डेवलपर ने जब बनाया वही टाइम पे अगर हम लोगों ने टेस्ट किया रहता था तो ये सेम काम हम लोगों का यहाँ पे 10 रुपये में हो गया रहता था। लेट्स सपोज एक अप्रॉक्स कॉस्ट में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये एरर छोटा सा एक ही प्रोग्राम में मेरा जो एरर था वो 10 रुपये में सॉल्व हो गया रहता था, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे ढूंढ नहीं पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज मेरे पास और ऐसे 1000 प्रोग्राम है मेरे एक बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर। अब ये वाला जो एरर वाला लॉजिकल एरर वाला जो प्रोग्राम है ना, वो मैंने अपने सॉफ्टवेयर में रिजल्ट जनरेशन वाले मॉड्यूल में ऐड कर दिया। नाउ दिस बिकेम अ फॉल्ट इन माय रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर, दिस बिकम अ फॉल्ट इन माय सॉफ्टवेयर। अब ये फॉल्ट को अगर मैं यहाँ पे भी अगर आइडेंटिफाई कर पाता था तो अच्छी बात थी, बाय सिस्टम टेस्टिंग, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे भी नहीं सॉल्व कर पाया, और याद रखो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता था ना तो यहाँ पे सपोज उसका कॉस्टिंग होता था 100 रुपया, यहाँ पे ये एरर का जो कॉस्टिंग है वो 10 रुपया था, जो सॉफ्टवेयर में फॉल्ट लेवल पे आने के बाद में इसका कॉस्टिंग सपोज हो जाता था 100 रुपया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करता था तो मेरे लिए बेनिफिशियल होता था। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और फिर जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया तो एक साथ ये सॉफ्टवेयर में सपोज 10,000 स्टूडेंट के रिजल्ट जनरेट किए। अब 10 के 10,000 स्टूडेंट के रिजल्ट रॉन्ग आए, बिकॉज जो ग्रेड्स के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया है वो ग्रेड्स कहीं ना कहीं मिसमैच कर रहे हैं एक्चुअल परसेंटेज के साथ में। तो क्या हो गया, दैट इज़ द फेलियर फॉर योर सॉफ्टवेयर। तो अब जहाँ पे जो काम मेरा 10 रुपये में होता था उसके बाद भी अगर मैंने आइडेंटिफाई किया था तो वो जो 100 रुपये में होता था, अब यहाँ पे मेरा कॉस्टिंग उसका 1000 रुपया आएगा, ठीक है। सो जो काम मेरा 10 रुपये में हो रहा था वो अब यूज़र एंड पे जब अगर फेलियर में कन्वर्ट हो गया आपका वो एरर, नाउ दिस कॉस्ट मी 1000 रुपीज़ टू सॉल्व दी सेम एरर, और उसके साथ में आपका नाम खराब होगा, यूनिवर्सिटी में पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉल पे कॉल आएंगे और वो सारे प्रेशर आपके ऊपर आएंगे, आपके सीनियर के ऊपर आएंगे, गाली पड़ेगा, ये सब तो अलग हो गया, वो तो कंसिडर ही नहीं कर रहे। सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया फॉर 3 थिंग्स, एरर, फॉल्ट एंड फेलियर, ठीक है, पढ़ लेना ध्यान से। उसके बाद में हम लोग के पास नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग आता है विच इज़ कॉल्ड एज मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग। विल टेक 2-3 मिनट्स ब्रेक, देन वापस कंटिन्यू करता है, ओके। So as you can see, testing we have 2 types, manual and automated. So manual testing में क्या होगा, फिजिकली जब फर्स्ट टाइम हम लोग डेवलपमेंट करेंगे ना कोई भी सॉफ्टवेयर में, तो फर्स्ट टाइम हम लोग मैन्युअली इनपुट डालेंगे और आउटपुट चेक करेंगे। लॉगिन, अगर मैं बोलूँगा कि आफ्टर 3 रॉन्ग अटेम्प्ट्स इन लॉगिन आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, तो हम लोग मैन्युअली 3 बार रॉन्ग इनपुट डाल के चेक करेंगे अकाउंट ब्लॉक हो रहा है कि नहीं। सेम फॉर साइन अप,
सेम फॉर रिजल्ट जनरेशन सिस्टम्स, एवरीथिंग। अब मैनुअल टेस्टिंग आपका एक बार हो गया, कुछ छोटा मोटा कुछ एरर या बग आ गया, ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा मोटे कुछ कोड में करेक्शन किया, उसके बाद बार बार हम लोग बैठ के ऐसे मैनुअल टेस्टिंग नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग का प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, सो बहुत सारे काम रहेंगे हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो टाइम पे हम लोग ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स यूज़ करते हैं। दैट मीन्स वी यूज़ अ सॉफ्टवेयर टू टेस्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, इसको ऑटोमेटेड टेस्टिंग बोलते हैं। देन उसके बाद में टेस्टिंग में दो मेनली अप्रोच रहते हैं, एक फंक्शनल टेस्ट होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट होता है। फंक्शन टेस्ट में मतलब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपने लॉगिन दिया है फंक्शन, तो मैं चेक करूँगा लॉगिन फंक्शन लॉगिन हो रहा है कि नहीं। साइन अप दिया है तो मैं चेक करूँगा साइन अप हो रहा है कि नहीं। रिजल्ट जनरेशन दिया है तो रिजल्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं। एडमिशन दिया है तो एडमिशन हो रहा है कि नहीं। अटेंडेंस फंक्शन दिया है तो अगर मैं ट्राई करूँगा अटेंडेंस मार्क करने का तो हो रहा है कि नहीं। एक ही दिन में 2 बार अटेंडेंस मार्क करने की ट्राई करूँगा तो वो हो रहा है क्या, वो नहीं होना चाहिए। डिफ़ॉल्टर लिस्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शंस हैं हम लोग के, तो ये सिंपल ये फंक्शंस चेक करेंगे हम लोग। मतलब ये चीज़ें डेवलप कैसे किया है, इसके लिए क्या कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये फंक्शंस चेक कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। इसको हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं। फंक्शनल टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स टेस्ट। इट्स लाइक दिस, इनपुट दिया आउटपुट मिल रहा है, और ये बॉक्स या ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोडिंग किया है, जो एल्गोरिदम लिखा है हम लोगों ने, जो लॉजिक लिखा है, वो क्या है इसका आइडिया नहीं है हम लोग को। और दूसरा रहता है इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, जो सेकेंड अप्रोच आपको यहाँ पे दिख रहा है, इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग। इसका मतलब होता है वाइट बॉक्स टेस्ट। मतलब जब मैं इनपुट दूंगा ना, तो इनपुट के साथ में मैं ये भी देखूंगा कि ओके मेरे कौन से इफ़ कंडीशन, फॉर लूप कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कितने बार लूप में चल रहा है, देन वो एग्जैक्टली जो मैंने कोड लिखा है वही हिसाब से बिहेव कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग ये टेस्ट में इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरनल एल्गोरिदम वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो प्रॉपर है कि नहीं, वो कहीं पे फेल नहीं हो रहा है ना, ये हम लोग टेस्ट करते हैं। इसको हम लोग वाइट बॉक्स टेस्ट बोलते हैं या इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। वाइट बॉक्स टेस्ट डेवलपर एंड पे होगा, जिन्होंने कोड किया है खुद से वो ही अपना कोडिंग को टेस्ट कर रहे हैं, इसको वाइट बॉक्स टेस्ट बोलते हैं। और ब्लैक बॉक्स टेस्ट जो है, मतलब ये यूजर एंड पे होगा, टेस्टर एंड पे होगा, जिनको डेवलपमेंट क्या अंदर क्या किया है वो नहीं पता है, वो लोग जब टेस्ट करते हैं उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। मतलब वो देखेंगे कि ओके यहाँ पे लॉगिन दिया है तो लॉगिन हो रहा है कि नहीं, अगर मैं मल्टीपल टाइम लॉगिन करूँगा तो क्या होगा, रॉन्ग लॉगिन करूँगा तो क्या होगा, ये सारे अलग अलग वे में इनपुट डाल के वो आउटपुट चेक करेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स। वाइट बॉक्स में वो ऐसे नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि जब अगर मैं इनपुट डाल रहा हूँ तो मैंने जो भी मल्टीपल इफ़ कंडीशन स्विच केसेस लिखे हैं वो सारे स्विच केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 में से 8 स्विच केस प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं, 2 स्विच केस पे जब अगर कोई कंडीशन लेके जा रहा है तो प्रॉब्लम आ रहा है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय वाइट बॉक्स टेस्टिंग। एनालाइजिंग, टेस्टिंग, executing or performing the test where we can actually analyze the internal architecture of your system. Then comes black box test, which is also called as behavioral test or functional test, बराबर है। और उसके अंदर क्या होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया, वाइट बॉक्स में क्या होगा ऑलरेडी बता दिया। अब आपके अलग अलग टेस्टिंग लेवल्स रहते हैं, ठीक है। मतलब टेस्टिंग अप्रोच 2 वे में रहता है, एक जिनको सिस्टम का कुछ पता नहीं है वो टेस्ट करते हैं, और दूसरा जो खुद वो सिस्टम बना रहे हैं, जिनको इन एंड आउट A to Z सब कुछ पता है सिस्टम का, वो टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग के ये 2 मेन अप्रोच होता है, एक को वाइट बॉक्स बोलते हैं, एक को ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। देन टेस्टिंग के लेवल्स रहते हैं, लाइक वी हैव यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट का मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पे वी हैव दिस नोट पैड। अब ये देखो, ये नोट पैड के अंदर मैंने यहाँ कॉलेज सब मॉड्यूल के अंदर आर्ट्स वाला सब मॉड्यूल बनाया, बराबर है। सो अब यूनिट टेस्ट में क्या होगा, मेरे पास मेन जो मॉड्यूल है ना उसके अंदर मेरे पास एक मॉड्यूल है, एक सब मॉड्यूल है जूनियर कॉलेज वाला। तो ये मैं जूनियर कॉलेज वाला जब ये मॉड्यूल जब टेस्ट करूँगा ना पूरा, ठीक है, ये पूरा मॉड्यूल जब मैं टेस्ट करूँगा विथ इट्स 3 सब सेक्शंस, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ये मेरा एक यूनिट हो गया। दिस इज माई 1 यूनिट ऑफ कॉलेज सॉफ्टवेयर। सेम वे ये सेम पैटर्न जब मैं फॉलो करूंगा डिग्री कॉलेज वाले स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए, दैट्स माय सेकेंड यूनिट, इसको यूनिट टेस्ट बोलते हैं। देन जब
जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज वाला मेरा स्टूडेंट मॉड्यूल प्रॉपर टेस्ट हो गया, फिर मैं क्या करूँगा, जूनियर कॉलेज मॉड्यूल को डिग्री कॉलेज वाले मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट करके इंटीग्रेट करके चेक करूँगा कि वो आपस में इजीली डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन टेस्ट, जो यहाँ पे आपको सेकेंड टाइप दिया हुआ है। सो यूनिट टेस्टिंग के बाद वी नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन टेस्ट। Even if the units of software are working fine individually, there is a need to find out if the units is integrated together properly, और वो आपस में, ये अलग अलग छोटे छोटे यूनिट आपस में कनेक्ट करने पे प्रॉपरली डेटा एक्सचेंज कर रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा ना, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हम लोग के पास वो है सिस्टम टेस्ट। सिस्टम मतलब ये जो भी आपके छोटे छोटे यूनिट्स है ना, आपके सॉफ्टवेयर के जो छोटे छोटे पार्ट है, ये सारे पार्ट को, ये सारे यूनिट्स को हम लोग कंबाइन एक साथ लेके आएंगे अंडर वन रूफ। सारे यूनिट्स, सारे पार्ट्स को एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपका पूरा एक बड़ा सा कॉलेज सिस्टम बन जाएगा या कॉलेज सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो वो पूरे कंप्लीट सॉफ्टवेयर को एक साथ जब हम लोग चेक करते हैं कि उसके सारे फंक्शंस अब प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, जब सारे फंक्शंस एक साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और सिर्फ एक नहीं, जब ऐसे 1000-2000 लोग आपके सारे फंक्शंस चेक कर रहे हैं तो वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो टाइम पे परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्रोफेसर के अकाउंट में कोई स्टूडेंट इजीली लॉगिन ले पा रहा है, जो अपडेट मैं मोबाइल से कर रहा हूँ वो लैपटॉप पे भी मुझे मिल रहा है क्या। अगर मैंने घर से कुछ काम किया और कॉलेज में जाके अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ, वो सेम काम मुझे वहाँ पे भी मिल रहा है क्या। दैट इज पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये आपका सिस्टम टेस्ट हो गया। लास्ट में आता है विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस टेस्ट। मतलब अभी एक्सेप्टेंस टेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पहले यहाँ पे देखो वी हैव अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा टेस्ट को मैं वाइट बॉक्स भी बोलूँगा बिकॉज ये डेवलपर एंड पे होता है। बोलो, डेवलपर जो है वो खुद से टेस्ट करेंगे, तो इसको हम लोग वाइट बॉक्स टेस्ट भी बोलेंगे। तो ऊपर जो हम लोगों ने देखा ना कि इंटरनल आर्किटेक्चर को एनालाइज कर रहे हैं, इंटरनल लॉजिक को वो लोग प्रॉपरली समझेंगे, पढ़ेंगे, सो वो आपका अल्फा टेस्ट या वाइट बॉक्स टेस्ट हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है बीटा टेस्ट, ब्लैक बॉक्स टेस्ट। मतलब जो आपके डेवलपर्स जो है ना, वो बेसिकली आपका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के पहले उसको टेस्ट करेंगे। जैसे आप देखो कि एंड्रॉयड का बीटा वर्जन लॉन्च होता है, आपने देखा रहेगा बहुत बार। सो एंड्रॉयड का बीटा वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब अगर मैं एंड्रॉयड का, आप देखो एंड्रॉयड 10 मार्केट में लॉन्च होने के पहले उसका एक बीटा वर्जन आया था, तो हम लोग के जैसे बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो उसका बीटा वर्जन को मेनली वी कैन से कि उसके बीटा वर्जन को यूज़ करके बता सकते हैं कि ओके प्रीवियस वर्जन से कितना बेटर है, कोई बग्स कुछ है क्या जो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो वो बीटा वर्जन लॉन्च करेंगे। और यूज़र साइड से अगर ज़्यादा कोई बड़े बग्स या एरर का अगर नोटिफिकेशन उनको नहीं आता है तो फिर वो अपना ऑफिशियल वर्जन लॉन्च कर देंगे। और एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब है ये दो टेस्ट जब क्लियरली पास आउट हो जाएंगे ना, तो एक्सेप्टेंस टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब बीटा टेस्टिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, या एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आता है वो ये है कि यूज़र्स आपके सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, यूज़र्स आपके सॉफ्टवेयर के साथ कितने कंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर वो विंडोज़ XP यूज़ कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे एडवांस फीचर्स के साथ में उसको मैक दे दिया। अब जो बंदा अगर विंडोज़ XP यूज़ कर रहा था उसको आप डायरेक्टली अगर मैक दोगे तो उसको सबसे पहले तो यूज़ करने नहीं आएगा, उसको बहुत सारे ऑप्शन सीखने पड़ेंगे, क्योंकि विंडोज़ और मैक आप बोलेंगे तो टोटली अपोजिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो फंक्शंस यहाँ पे काम करते हैं वो एग्जैक्टली सेम वहाँ पे काम नहीं करता है। सो 90% चीज़ें आपको वापस सीखना पड़ेगा। अब अगर आपके यूज़र्स जो है वो टेक्निकल नहीं है तो उनको तकलीफ़ क्या होगा कि विंडोज़ XP भले अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन उनका काम के जो भी चीज़ें थे वो यहाँ पे 10 मिनट में हो रहे थे। और वही सेम चीज़ जब वो लोग अगर मैक के ऊपर कर रहे हैं ना, तो अब वो वहाँ पे 45 मिनट्स 1 आवर ले रहा है, क्योंकि उनको सबसे पहले वो ऑप्शन ही नहीं मिलते। तो पहले तो उनको वो ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं, और बाद में जो चीज़ हम लोग विंडोज़ में कर रहे थे वो सेम स्टेप्स जो है वो मैक में काम नहीं करते। तो यहाँ पे कैसे होगा, वो सब करेंगे, फिर मिस्टेक होता है। सो ये क्या हो गया कि आपने विंडोज़ XP से मैक एनी टाइम बहुत बेटर है, नो डाउट, लेकिन आपने वो
ऐसे यूज़र्स को दिया है जिनको क्या चाहिए कि उनका काम जो है वो यूज़र फ्रेंडली वे में, कम से कम वे में चीज़ों में होना चाहिए। तो अब उनको मतलब नहीं है कि आपने कितना अच्छा बनाया, कितना फास्ट चल रहा है, वो कभी हैंग नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर वेल कंफर्टेबल, दे आर वेरी मच फेमिलियर एंड दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव। तो आपको विंडोज़ एक्सपी यूज़ करने वाले यूज़र को मैक नहीं देना है, विंडोज़ एक्सपी यूज़ करने वाले यूज़र को विंडोज़ 10 देना है। दैट इज़ द अपडेटेड वर्जन ऑफ विंडोज़ एक्सपी, जहाँ पे आपने लेगेसी फॉलो किया है, सारे शॉर्टकट्स फॉलो किए, सारा लेआउट फॉलो किया है। तो अगर विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहा है कोई एक पर्सन, तो वो बहुत इजीली विंडोज़ 10 यूज़ कर सकता है। लेकिन विंडोज़ एक्सपी यूज़ करने वाला उतने ही ईज से, उतने ही कंफर्ट से मैक यूज़ नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द मेन थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एक्सेप्टेंस टेस्ट कब क्लियर होगा? जब आप किसी ने अगर आपको विंडोज़ एक्सपी का एडवांस वर्जन बनाने बोला था, तो आपने मैक बना दिया जिसमें उसके कोई भी लेआउट या कोई भी शॉर्टकट्स या कोई भी उनके जो लीगेसी थे वो फॉलो नहीं हुए, तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। अगर आपने विंडोज़ एक्सपी का विंडोज़ 10 दिया है, देन यूज़र विल एक्सेप्ट इट। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय एक्सेप्टेंस टेस्ट। दैट्स इट, वी आर डन विद टेस्टिंग पार्ट। और लास्ट जो एक बचा है दैट इज़ अ मेंटेनेंस। ये मैं आज नहीं करा रहा हूँ, आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। आपको कुछ डाउट्स है तो पूछो, नेक्स्ट टाइम हम लोग मेंटेनेंस से चालू करेंगे। एनीवन एनी डाउट? यस, एनीवन एनी डाउट्स? ओके, विल वेट फॉर 10 minutes, देन विल एंड दिस लेक्चर।